अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के शोबा मदर्स फोरम के तहत होने वाली वर्कशॉप नर्सिंग बेबीज मिथ वर्सेस फैक्ट के दूसरे दिन मैं मरकज़ी टीम की जानिब से मैं सफ़ा फारूकी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमेरात इस वर्कशॉप का पहला सेशन था जिसमें हमारी मुकर्ररा मुहतरमा नवीद भट्ट साहिबा ने नौमौलूद बच्चों की ग़िज़ा यानी माँ के दूध के हवाले से जो गलतफहमियाँ आम हैं यानी मिथ हैं उनकी तस्हीह की और बहुत सारे दूसरे फैक्ट्स से भी हमें इल्म दिया। साथ ही हमारी बहनों ने जो सवालात थे उनके ज़हनों में या जो उनके एक्सपीरियंस से जो उनके ज़हनों में सवालात थे उनको भी तसल्ली बख्श जवाबात दिए। इसी कड़ी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर नवीद भट्ट साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने MCPS FCPS किया हुआ है पीडियाट्रिक्स में और आप HOD भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीड्स राजी हॉस्पिटल में। आपके पास 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है और साथ ही एक्स प्रेसिडेंट भी हैं पीमा की। आज की वर्कशॉप में हम जो उन्वानात डिस्कस करेंगे उसमें एक तो वीनिंग है, हाइजीन है और मौसमी बीमारियां हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। बस इसी के साथ ही मैं दावत दूंगी मोहतरमा डॉक्टर नवीद भट्ट साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले जुमेरात को भी बहुत अच्छा तजर्बा ये रहा कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को शौक से सुना और जो सवालात की नेचर आ रही थी उसका मतलब था कि वो सचमुच अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं और उनकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करें। इसीलिए मुझे बहुत खुशी थी कि हम इसको कंटिन्यू करें और जो कुछ तशनीगी रह गई थी पिछली बार उसको मुकम्मल किया जा सके और कुछ थोड़ा सा जैसे सफ़ा ने शुरू में कहा कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो उसके बाद की आने वाली उम्र में भी बच्चों को पेश आती हैं उन पे भी कुछ बात कर दी जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। पिछली प्रोग्राम से इसकी कड़ी मिलाते हुए आप देखिए कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पहले 6 माह के लिए बच्चे की तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है। इस वजह से सभी के लिए ये बात इत्मीनान का बाइस होना चाहिए कि अगर वो बच्चे का वजन बढ़ रहा है, वो उसकी बाउल हैबिट्स ठीक हैं, छोटा बड़ा पेशाब ठीक तरह कर रहा है और एक्टिविटी के हिसाब से बढ़ रहा है, तो कोई वजह नहीं कि उसको सोचा भी जाए कि उसको कोई और दूध जो है उसकी ज़रूरत है। अमूमन आज भी एक मदर मेरे पास आई थी कि ये फिर भी चाह रहा होता है कि दूध पिए, तो उसकी वजह मेरी बहुत ही अजीज बेटियों और बहनों ये है कि बच्चे माँ के पास अल्लाह ताला का जो इंस्टिंक्ट लेके आते हैं वो पीना और माँ के साथ लगना है। इस वजह से जब आपकी तसल्ली हो जाए कि उसने दूध पेट पेट भर के दूध पी लिया है और वो गीला नहीं है, गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, कोई और उसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो उसको आराम से आप फीड करवा के डकार दिलवाइए और लिटा दीजिए, झूला ले दीजिए, सुला दीजिए, किसी और की गोद में दे दीजिए, थोड़ा-सा खुद ही खेल लेने दीजिए और छोटे-मोटे रोने से कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सो एक्सक्लूसिवली 6 माह तक बच्चे बहुत आराम से माँ के दूध पर पल सकते हैं और इसलिए हम शुरू में ही मेंटली मदर्स को प्रिपेयर करते हैं। जब चूँकि इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा भरमार है ना हर तरफ, तो आप जब सर्च करते हैं तो एक से एक तरीके और फिर मार्केटिंग का दौर है तो हर तरह के दूध और बॉटल्स और बड़ी फैंसी चीज़ें दाएँ-बाएँ XYZ मेरी सहेली, मेरी बाहर जाने वाली ममानी, मेरी किसने क्या कुछ लिया हुआ है। तो हम भी उस शौक-शौक में बेबी बैग के साथ ये भी तैयार कर लेते हैं जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है? हमें ट्रेंड्स जैसे हम अपनाते हैं ना, तो बिल्कुल हमें ट्रेंड सेटर होना चाहिए। हम तो मुस्लिम माँ हैं ना और हमारे लिए तो अभी सूरह अहकाफ की आपने इतनी प्यारी तिलावत सुनी है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह बक़रा, सूरह अहकाफ, सूरह लुक़मान 3 जगह हमें एडवाइस किया है कि बच्चे जो है ना माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाएँ। तो बहुत ही बड़ी हकीकत होगी जो अल्लाह ताला कुरान में इसको बार-बार फरमा रहे हैं। तो मेंटली माँ को हम पहले से प्रिपेयर करते हैं और सपोर्टिव एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उनके शौहर, उनके ससुराल वाले, उनके मैके वाले, उनकी फ्रेंडशिप का जो दायरा है, पीयर्स जितने हैं उनके, दोस्ती जितने लोगों से है, हमसाए, अगर हम इनमें से किसी भी कैरेक्टर में है तो हमें सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है?
और फिर माँ को उसके बेइंतहा फायदे पिछली बार हमने डिस्कस किया। बेबी के लिए एक से एक बढ़कर फायदा है, और सारी फैमिली का इकोनॉमिक बर्डन जो है वो माँ शेयर कर रही होती है अगर वो अपना दूध पिलाए, और वो उसको बहुत हद तक जो है वो कम करने में मददगार साबित होती है, घर बैठे बैठे कुछ ना करके। और फिर मुल्क के हमने फवायद देखे थे कि इतना जो एक्सचेकर है, जो हमारा ज़र मुबादला है, वो अल्टीमेटली लाखों और करोड़ों डॉलर्स में चला जाता है। उस सब की बचत में जरूर हमारा हिस्सा होता है, ठीक है। और फिर उम्मत मुस्लिमा का फायदा तो ये है कि वो एक अतात गुजार उम्मत, अल्लाह का एक और हुक्म है जिसकी फरमाबरदार हो जाती है, और उसके तमाम फायदे उठाती है। जब हम अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार करते हैं तो उसके सारे फवायद फिर हम उठाते हैं, ठीक है। सो इट इज ये सारा कुछ जो हमने पिछली बार किया। कोई एक आध सवाल हो तो वो बीच में कीजिएगा, अगर अभी थोड़ा सा मुझे इस प्रोग्राम को लेके चलने दें, उसके बाद जो आपके सवाल हो उनको रखिए और इंशाल्लाह हम उनको जवाब देते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो पहले 6 माह तो हमने कहा कि हम हर तरह से इंशाल्लाह बच्चे को अपना दूध पिलाएंगे। उसके बाद हम डॉक्टर ही ये बात कहते हैं कि अब बच्चे की ग़िज़ा जो है वो इस दूध से पूरी नहीं होती। अब जो उसके मसल मास ने बढ़ना है, उसकी ग्रोथ होनी है, उसका कद बढ़ना है, उसका हर ऑर्गन जो है उसका साइज भी बढ़ रहा है, इंटेलिजेंस भी बढ़ रही है, हरकत और सुकनात बढ़ रही हैं। अब देखिए 6 महीने के बाद उसने बैठ जाना है, क्रॉलिंग करनी है, खड़ा हो जाना है, भागने लगना है, सीढ़ियां चढ़ जाना है, उतर जाना है, आपको उसने नचाए फिरना है ना। तो उस सब के लिए उसको बड़ी ही एनर्जी की जरूरत, और वो कहाँ से आएगी? अब वीनिंग पीरियड शुरू होता है, और वो प्लस माइनस 15 दिन कभी आगे कभी पीछे कर लीजिए। लेकिन बाज़-औक़ात मैंने देखा कि माएँ जो है ना 2-2 साल तक सिर्फ अपना दूध पिलाती हैं, खुद भी नुचड़ जाती हैं और बच्चे भी एनीमिया का शिकार, खून की कमी का शिकार, मुख्तलिफ किस्म की जो विटामिन डेफिशिएंसीज हैं उनका शिकार हो जाती हैं। उसके पीछे वजह वही है कि जब तक तो वो एक्सक्लूसिवली उसकी ज़रूरत है तब तक तो देना है। लेकिन जब नहीं उसके साथ ऐड करना है, उसको वीन करना है, वीन का मतलब है कि अब छुड़ाना है, आहिस्ता-आहिस्ता उसके साथ कुछ और चीज़ शामिल करनी है। तो 6 से 12 माह तक अब ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि वो उसकी ज़रूरियात को कितना पूरा करेगी? 50%, और 50% हमने उसको दूसरे सेमी सॉलिड्स पे दूसरी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ऐड करनी है ताकि 12 महीने तक 50-50% हो जाए। अब आप देखिए कि हम दूध को भला कैसे 50% कर सकते हैं ना? दूध तो जितना माँ का है उसने सारा उसको पिलाना ही है। लेकिन हम टाइमिंग्स को आगे पीछे करेंगे तो ये खुद ही सेटल हो जाए, खुद ही सेटल हो जाए। अब पहली बात जो मैंने लिखी है वो क्या है? ड्रिंकेबल सॉलिड्स, यानी अगर आपने खीर बनाई है, अब आपने कोई वेजिटेबल प्यूरी बनाई है, कोई भी चीज़, सूजी की खीर है, चावल की, भीगे चावलों की पीस के जो खीर बनती है, वो पतली बनानी है, इतनी पतली बनानी है कि बस दूध से ज़रा गाढ़ी लगे, दूध से ज़रा गाढ़ी। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि बच्चे को अभी तक जो है ना वो लिक्विड स्वॉलो करना होता है, उसको सिर्फ पीने की आदत है ना। तो अभी उसका जो स्वॉलो करने के मसल्स हैं उनको थिक चीज़ स्वॉलो करने की आदत नहीं होती। तो जब हम थिक चीज़ देते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे निगलने के चक्कर में उसको थूक देते हैं, उनके मुँह से बाहर निकल रहा होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही। हमें लगता है भई इसको तो केला ही पसंद नहीं है, ये तो खीर खाता ही नहीं है, ये तो बस बहुत मूडी है वगैरह-वगैरह। तो इनिशियली हमने उसको क्या करना है, हमने उसको पतला बनाना है। अच्छा, उसमें मैं एक लिस्ट है जो चीज़ों की मैंने लिखी हुई है कि आप जो सब्जियाँ हैं या फल हैं, उनके हल्के से उनको मसल के और उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लें या उसमें थोड़ा-सा दूध ऐड कर लें और उसको पतला बनाकर वो दे सकते हैं। कच्चे चावल जो हैं वो भीगे चावल खुश्क करें और उसको पीस के एक बॉटल में रख लें, सूजी भून के एक बॉटल में रख लें, चीनी मिला के रख लें, बगैर उसके रख लें, और जब आप उसको दूध में बनाने लगे तो बस 1 चम्मच डाला और फटाफट तैयार हो जाती है। साबूदाना हमारी माँओं को बहुत ही पसंद एक डाइट है जो साबूदाना, और चूँकि निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है इसलिए किया जा सकता है। फिर यखनी है या सब्ज़ी का सूप है या कभी कहवे की भी ज़रूरत पेश आ जाती है। ये सारी चीज़ें फिर अब ऐड हो सकती हैं, ठीक है। फ्रेश जो जूसेस हैं, फ्रूट्स जो हैं, उनका जूस निकाल लीजिए या उसको भी मसल के और उसको पतला सा बना के दे दीजिए। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता
7-8 महीने के बाद आप उसको हल्का हल्का ग्रिटी कर सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं, और फिर अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। तो जो बहुत पसंदीदा बात है वो यही है, जैसे हमारी माएँ, हमारी नानियाँ दादियाँ करती थी कि हाथ खुद से धोइए और अपने हाथों से बच्चे को खिलाएं, है ना। हम चम्मच वगैरह प्रेजेंट तो करते हैं, हाँ कहीं जरूरत पेश आ रही है, मौका ऐसा नहीं है तो आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से अपने घुटने पे बिठा के, अपनी गोद में बिठा के खिलाने की बात ही और है। साथ साथ आप दुआएं भी पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ तरबियत की भी छोटी छोटी टिप्स हैं जो चल रही होती है। बच्चे को बैठना आ जाता है, शेयरिंग करना, एक नवाला उसके मुंह में, एक नवाला ऊपर, छोटे नहीं बड़े किसी बच्चे के मुंह में, तो ये साथ साथ छोटी छोटी तरबियत चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, इन सारों के साथ जिस बात का ख्याल रखना है, फिर हम उससे बड़े एज में चले जाते हैं, तो जब भी हम शुरू करते हैं, जैसे अभी सिर्फ एक्सक्लूसिव दूध पे था बच्चा, अब उसकी हमने वीनिंग शुरू कर दी है, तो उसका क्या करेंगे कि जैसे दिन की एक फीड का जो टाइम था, सुबह 10 बजे उसने मसलन दूध पीना था, तो आप ऐसे ये फीड बनाइए उसको, जो उसका आधा आउंस, 1 आउंस, 1.5 आउंस, जितनी भी आपने बनाई है वो उसको चम्मच से पिला दीजिए, और उसके बाद ऊपर से 2 बूंद अपना दूध पिला दीजिए, ठीक है। तो हर चीज के एक टाइम हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता, और हर बार करना कोशिश सिर्फ ये होती है कि एक बार में एक नई चीज ऐड कीजिए। उसके बाद मसलन अगर आपने चावल की खीर दी है तो अब 2-3 दिन के बाद केला ट्राई कर लें, फिर उसके 2-3 दिन बाद सूजी की खीर ट्राई कर लें। मतलब है एक एक चीज, ताकि अगर बच्चे को किसी चीज से एलर्जी है या कुछ, तो उसका पता चल सके। अब देखिए अंडा मैंने इसमें नहीं लिखा, इसलिए कि अंडा आजकल यूजुअली एलर्जीज का बाइस बनते हैं, मूंगफली का ऑयल वगैरह बनते हैं, तो वो फिर हम 1 साल के बाद शुरू कराते हैं, ताकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो जरा मजबूत हो गया हो, और बच्चे जो है ना उनको एलर्जीज जो है वो ज्यादा के आगे मजबूर हो जाते हैं, तो उस सारे घर में वो घूम रहे होते हैं बच्चे, और खाना माँ जो है पीछे पीछे लेके फिर, और कुछ माएँ हैं जो उनको आराम से उनको, ये एक बॉडी लैंग्वेज है, ये साइंस है जो बच्चे को पता होता है कि माँ ने बैठ के ही खाना, या दादी जान या नानी जान की गोद में बैठ के ही खाना खाना है, और सारों ने इर्द गिर्द बैठ जाए। तो एक डिसिप्लिन सा भी जिंदगी में लाने का, उनकी जिद में हर बार जिद नहीं माननी होती, कभी कभार मान लेने की कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उनको अच्छे मैनर्स भी सिखा सकते। अब बस ये वीनिंग की कुछ तस्वीर थी जो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और डिफरेंट चीजें, मुख्तलिफ चीजें जो है वो हम उनकी खुराक में उनकी उम्र के हिसाब से, दांतों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम इसको फूड प्लेट भी कहते हैं ना, कि आपने कुछ चीज सब्जी से शामिल की, कुछ फल से शामिल की, कुछ आटा चावल यानी रोटी चावल ग्रेन्स में से कुछ ऐड किया, कोई थोड़ी बहुत चीज जो चिकन है, कीमा है, गोश्त है, लोबिया है, कोई भी ऐसी वाली चीजें, सो हर एक चीज में से कुछ ना कुछ हिस्सा जो आपके घर में आया है और जो बच्चा जिस उम्र का खा सकता है, उसको उसमें जरूर शामिल, उसको जरूर जायकों की आदत डालें, और आपके डालने से बच्चे जो है वो जरूर ये खाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अब आप देखिए कितनी प्यारी सी एक प्रेजेंटेशन थी, हम नूडल्स की जगह पे चावल भी रख सकते हैं, कोई और भी ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव बनाने के लिए बच्चे की प्लेट, और फिर बच्चे ने खाना तो इस तरह है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे दिखाती हूँ, ठीक है। सो हर तरह की चीजें उसमें शामिल होंगी हैं, और ज्यादा हिस्सा ये फल सब्जी इस किस्म की चीजों का होगा, कुछ रोटी पराठी कोई ऐसी चीज, और याद रखिए कि हमने ना बच्चे के लिए उसका अपनी प्लेट में से नहीं सिर्फ खिलाते रहना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितना खाया। उसके लिए जरूर या अपनी प्लेट में से हिस्सा मुख्तस कीजिए, या उसके लिए रंग बिरंगी प्लेटें, बाउल, कोई ऐसी चीज, ताकि आपको अंदाजा हो कि बच्चे ने कितना खाया, ठीक है। ये प्योरी सी बनाई हुई है चम्मच से खिलाने के लिए, और कितनी माओ को ये अंदाजा हो रहा है कि ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा होता है घर में, ना। और फिर सारी माई जो है ना वो परेशान हो रही होती है, तो परेशान ना हो, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे घरों में यही कुछ हो रहा होता है, और फिर माई उनको उनका पीछे पीछा पीछा कर रही होती है, कि सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि मुझे पता हो मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ, वरना फिर ये कुछ हो रहा होता है ना। तो ये हाथों से मसल मसल के खाना, ये भी एज है, याद रखिए।
उसके लिए खाने की जगह साफ कर दीजिए, उसके हाथ धुला दीजिए और उसको बैठ के खाने दीजिए। कुछ कुछ नवाला खुद भी मुंह से डालते रहे, क्योंकि अब ये टॉडलर एज आ गई ना। अब देखिए साल भर के बाद, 2 3 4 साल तक, बल्कि 4.5 साल तक टॉडलर्स एज वो है जिसमें आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो छोटी छोटी तरबियत तो आप करेंगे, जो बॉडी लैंग्वेज, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, सब कुछ नहीं समझ आ रहा। आप लड़ाई करते हैं आपस में, आप बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपके, आप एक दूसरे से जो बात कर रहे होते हैं, आप देखिए बच्चे रेप्लिकेट करते हैं। माँ की एंजाइटी बच्चों के चिड़चिड़ेपन में जाहिर होती है। माँ अच्छा सब्र वाली माँ है, उसके बच्चे स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। ये सब शो करता है कि माँ की तरबियत, माँ का सब्र, माँ का स्टेबल होना, बच्चे की जरूरियात को भी एड्रेस करना, लेकिन उसकी गैर जरूरी डिमांड्स जो है ना उनका शिकार नहीं हो जाना। ये सब एक बच्चे की बैलेंस पर्सनैलिटी को बढ़ाने में और उसको एड्रेस करने में काम आता है। यहाँ तक बच्चों के खाने पीने से मुतालिक बातें थी। इसके बाद हम कॉमन एलिमेंट्स को थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब के लिए हम आपके सामने हाजिर। ठीक है। अच्छा, अब यही उम्र है, यही तकरीबन उम्र है 1 2 माह के बाद, जब कभी सर्दी के बच्चे हैं तो पहली सर्दी है और पहली गर्मी है और मौसम की तब्दीलियां, बारिश हो गई, ये सब कुछ छोटा छोटा। और साथ साथ मुझे ख्याल नहीं रहा, लेकिन टीदिंग भी मुझे लिख लेना चाहिए था कि जितना हमने बच्चे के कपड़ों का और मौसम के हिसाब से ख्याल रखा, उतना हमने उसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना। और एक और बात याद रहे, जब हमने हाइजीन का ख्याल रखना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, तो सिर्फ बच्चे का नहीं, माँ खुद भी साफ सुथरी होनी चाहिए। माँ का घर भी साफ सुथरा होना चाहिए, उसका कमरा, उसका बिस्तर। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं ना, जो हम सुबह उठते हैं और अपने बिस्तर की चादर को तय करके और झाड़ के और तकिया लगा के बिस्तर से उठते हैं, दुपट्टा सर पे हाथ फेरा या कंघी करके। तो आप देखिए, ये सब बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और सुबह सुबह छोटा है बेबी, तो उसको पकड़ा और उसके हाथ मुंह धुलाया, मुंह उसने जूते उतार उतार फेंकने और पाँव गंदे कर लेने हैं। तो एक पार्ट ऑफ द हैबिट इज कि आप उसका जब मुंह धुलाते हैं तो जरूर जरूर उसका ना वो भी पाँव भी धुलवा लेने चाहिए। और जब मुंह धुलवा रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एज उसके दांतों पे भी एक उंगली जो है ना वो फेर देते हैं। ब्रश तो आप सुबह में कराते हैं एक बार, उसकी आदत भी जरूर। और बड़ा हैप्पी टाइम होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए उसने थोड़ा पानी में हाथ भी मारने और कपड़े भी गीले करने हैं। कोई हर्ज नहीं, एक बड़ा टॉवल उस वक्त के लिए रख लें, ताकि उसको सफाई का ख्याल रहे कि ये करने वाली चीज है, दांत साफ करने वाली चीज है, हाथ यहाँ तक धोने हैं और मुंह पे भी पानी फेरना है। तो थोड़ा सा एज के मुताबिक वो गन तो बचाएगा, लेकिन अपने भी ये टॉलरेंस बनाए रखिए कि ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये हमने कर, सो माँ का खुद साफ रहना, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना और बच्चे को साफ रहने की शाबाश देना, खुद करना। और जब वो खुद कर रहा हो तो बहुत अच्छी सी शाबाश देना। अब देखिए टॉडलर्स एज नॉर्मली जो है वो एज है जिसमें उन्होंने टॉयलेट ट्रेनिंग भी हमने उनकी करनी होती है ना। तो वो छोटा बच्चा जो है ना, वो सजा का कॉन्सेप्ट उसका कम होता है, वो बहुत डर भी बहुत जल्दी जाता है। तो इस वजह से सजा लंबी नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 साल पे 1 मिनट से ज्यादा कोई पनिशमेंट नहीं होगी, 2 साल पे 2 मिनट से ज्यादा लंबी पनिशमेंट नहीं होगी कोई। बल्कि जब वो अच्छा कर रहा हो तो उसको इतना उभारे, इतना शाबाश दे कि उसको बुरा काम करना ही बुरा लगे। तो है तो मुश्किल काम, जाहिर है कि मुश्किल है, तो इसीलिए उसका अजर भी ज्यादा है और उसके असरात भी है। तो आप कभी ये ना समझे कि मैं तो जो मर्जी करती रहूं, मैं तो बच्चे को जरूर दिलाऊं, डॉक्टर के पास चलना है वरना वो टीका लगा देगा, या उस कमरे में बहू है और आप ये कर ले। हम बच्चे से झूठ बोले हमें कोई मसला नहीं, जब बच्चा हमसे झूठ बोलता है हमें बड़ा ही बुरा लगता है। तो हम ये तो सोचें कि हमने ये सिखाया कहाँ है उसको और कहाँ से ना। तो बिल्कुल ये अपनी अपने में सेंसिटिविटी पैदा कीजिए कि झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि अल्लाह को नापसंद है और उसके असरात बहुत बुरे होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स उसकी वजह से। बिल्कुल वो झूठ, गीबत, ये छोटी छोटी बातें जो छोटी छोटी लेकिन बहुत अहम बातें, रोजमर्रा की बातें जो हमें पुरानी हकीम में बताई गई हैं, इनकी प्रैक्टिस हमने अपने बच्चे के साथ शुरू से ही कर।
और जब कोई हमारे साथ करे तो हमें बुरा लगता है, तो हमने भी किसी के साथ नहीं करनी। तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। 2 साल तक के बच्चे के दिमाग में सारे खुली और कनेक्शंस बन गए होते हैं। 7 साल तक वो मिच्योर हो गए होते हैं। उसके बाद सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि बच्चे कैच कर चुके होते हैं जो उन्होंने बनना होता है। तो आपने उसको जो बनाना है वो बना दीजिए। हमारी शुक्र आफ्ताब साहिबा की एक बात दिल पे लिखी हुई है, वो कहती थी कि खैर वो जरा से बड़े बच्चों के बारे में, लेकिन इसी उम्र से शुरू करके करने की बात थी कि आप उन्हें कुरान पढ़ा दीजिए, उनको हदीसें पढ़वा दीजिए, बुखारी पढ़वा दीजिए, और कुछ भी उनसे ना निकल रहा हो तो भी परेशान ना हो। वो बहन के अंदर सब कुछ चला गया होगा, और जब टाइम आएगा वो सभी कुछ उसमें से बराबर उनमें से हो जाए। सो दिस इज दैट क्रिटिकल एज, जिसमें हमें जब कुछ जो कुछ उनको बताना है वो हमें उसके असरात होंगे। तो सर्दी का मौसम आया चाहता है, तो मुनासिब ड्रेसिंग करती है इतनी जो आप अपने लिए करते हैं, और फिर जिस्म को हाथ बच्चे के जिस्म को हाथ लगाते हैं कि वो ठंडा या गर्म तो नहीं है। एक तो हाथ पांव है ना जो एक्सपोज्ड होते हैं, जो नंगे होते हैं, जिसपे कोई क्लोथिंग नहीं होती। एक बॉडी है, पेट है, कमर है, सीना है, और सर है, जो सेंट्रल बॉडी पार्ट्स है। उनको जब हाथ लगाते हैं तो अगर वो ठंडा है तो इसका मतलब है कि उसको फर्दर एक ड्रेसिंग की और जरूरत है, उसको गर्म होने की जरूरत है, उसको कपड़ों की एक तह और पहना दीजिए, कुछ स्वेटर चादर लपेट दीजिए, गोद में लेके गर्म कर दीजिए। और खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सांस की रफ्तार अगर तेज है, ज्यादा रफ्तार है, आपको लग रहा है कि नथने फूल गए हैं या ऐसे, या सोते में भी उसकी रफ्तार तेज हो रही है मुसलसल आपके कुछ ये बगैर भी, तो फिर इसका मतलब है कि उस बच्चे को निमोनिया है। हल्की फुल्के नजले जुकाम को तो हम कहवे से और उनसे ठीक कर लेते हैं ना, गर्म फ्लूइड से यखनी पिला दी या इस तरह। लेकिन जब ज्यादा हो मसला तो अपने करीब में जरूर किसी बच्चों के डॉक्टर का आता पता रखिए, जिससे आपकी तसल्ली भी हो। और यकीन कीजिए कि इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर नहीं, इंजेक्शन जिसकी जरूरत होती है उसको हॉस्पिटलाइज होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि अमूमी तौर पे बच्चों की बीमारियां दवा से ठीक हो जाती है। बस अम्मा को दवा मुनासिब डोज में देनी है, और जिस वक्त कहा गया है उस वक्त पे ये देनी है। तो और अगर लूज मोशंस हैं, बच्चे लूज मोशंस की जरा ज्यादा शिकायत होती है। बच्चे ने इधर से कुछ खा लिया, अभी चलना शुरू भी किया, अभी क्रॉलिंग शुरू किया, तो जमीन से जो भी नजर आया खा लिया, दांतों पे आ गए हैं बच्चे, तो दांतों में चूंकि इरिटेशन हो रही होती है ना सूढ़ों में, तो जो चीज आती है अपनी मुट्ठियां ही, अपने अंगूठे ही चबा रहे होते हैं। किसी का दामन हाथ आया वो चबा लिया। जूता तो बहुत ही पसंदीदा चीज है टॉडलर्स की, बच्चों की। क्रॉल करते हुए जाते हैं और जिसका जूता आया उसको तले की तरफ से ही चाट लेंगे। तो बस वो ये सारी छोटी छोटी अपने एनवायरनमेंट की सफाई का ख्याल और उनके ऊपर नजर रखने की बात। तो अगर मोशन ज्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए फ्लूइड इंटेक, निम्फोल का ज्यादा जो है ना उसका ख्याल रखना, स्कंजबीन का पिलाना, या जो खिचड़ी है नरम सी वो बना के उसमें हमें दाल प्रोटीन की सूरत में चली जाती है, चावल में कार्बोहाइड्रेट चले जाते हैं, घी जो थोड़ा सा हम उसमें डालते हैं वो भी चला जाता है, नमक डाल दिया होता है हमने, तो ये सारी चीजें मिलकर उस कमी को पूरी कर रही होती है जो बच्चों को हो। लेकिन अगर बुखार है या ब्लड आ रहा है, इसका मतलब है अब डॉक्टर की जरूरत है। अब सिर्फ नुस्खों से या टोटकों से काम नहीं चलता है। तो जो डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग है, ये भी छोटी छोटी, अगर तो घर के मामला से ठीक हो जाता है तो ठीक, वरना डॉक्टर के पास जाके एक बार उससे समझ लेना चाहिए कि बच्चा जो है उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स चलते हैं। इसके अलावा फिर कोई और ऐसी बात जो छोटे बच्चों की, टॉडलर्स टॉडलर्स की एक आखिर में जाते जाते एक बात और जरूर बता दूं, फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं। और वो बात ये है कि खाने में जो उनकी हैबिट्स होती हैं कि आप बड़े शौक से बच्चा मांग मांग के वो एक चीज खा रहा है और तीसरे चौथे दिन वही उठा उठा के फेंक रहा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आपने खाना खराब कर दिया है या कोई वजह हो गई है। यही हैबिट होती है कि वो 2-3 दिन, 4-5 दिन एक चीज बहुत शौक से खाते हैं और अगले दिन फिर वो पलट के नहीं देखते। तो माएँ समझदार माएँ होती है जिनको 8-10 चीजें याद हों उस उम्र के बच्चे को खिलाने के लिए, ताकि वो बगैर फ्रस्ट्रेशन के
बगैर ये कहे कि हाय कुछ नहीं खा रही या कुछ नहीं खा रहा और ये तो 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा, ये कुछ कहे बगैर वो आराम से कुछ किसी दूसरी चीज पे चले जाइए। अगली चीज जो वो पसंद है वो भी फिर यही उसके साथ करेगा या करेगी। 3-4 दिन खाएगी फिर छोड़ देगी, तो आप अगले पे चले जाइए। और ये आप यकीन करें, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि बच्चे सचमुच बाज औकात, ये टॉडलर एज जो 1 साल से 4 साढ़े 4 तक होती है, कुछ नहीं खा, और उसके बाद जब ये फेज खत्म होती है तो जो कुछ सामने आता है वो खा जाता है। तो इसका मतलब है कि उस फेजेस में माओ को स्टेबल रह के उनकी फिक्र जरूर करनी है। छोड़ नहीं देना कि नहीं खाते तो ना खाएं, कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा पिटाइयां नहीं लगानी। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है ना। बच्चे के लिए माँ की गोद ऐसी जगह होनी चाहिए जो सिक्योरिटी दे रही होती है, जो उसके गम को समझ रही होती है, उसकी भूख प्यास टेंट्रम गुस्सा खुशी सब समझ रही होती है। और चाहे वो 5-6 में से एक बच्चा क्यों, इसलिए कि माँ तो आप ही है। और जो सिला और जो मोहब्बत और जो गरम जोशी के हग्स आपको मिलते हैं, गले मिलना और खुशी से बच्चे का चिपक जाना, और जो ममता आपके अंदर है, वो जितनी खुश होती है, ये बदला तो दुनिया में ही हमें मिल जाता है। कोई और चीज दुनिया की हमें इतना खुश नहीं करती जितना एक बच्चे की कलकारी है, जो हंसता है और मुस्कुराता है। और इतना कोई परेशान भी नहीं करता जितनी एक बच्चे की बीमारी, आंखें मूंद के या बुखार में फूंकता हुआ या खांसता हुआ बच्चा है। तो अल्लाह ताला ने माँ बनाकर हमको बड़ा ही एहसान किया, और ये नन्ही नन्ही दुनियाएं हमें पालने के लिए दी है। अल्लाह ताला हमें और आपको इनका ख्याल रखने वाला, इनकी दीन और दुनिया दोनों की फिक्र करने वाला। अमूमन तो मैं इसीलिए माओ को कहती हूँ, एक कुरान मजीद जो है ना ऊंची आवाज में इनको तब सुनाइए जब ये अंदर है, और एक तब सुनाइए जब ये बाहर आ जाते हैं और अभी आपकी गोदों में। ठीक है, तो मान लेना। जी जनाब, अब मेरा ख्याल है कि अगर कोई सवाल जवाब है तो मैं हाजिर जज़ाकल्लाहु हूँ। जी। खैर। जिन अफराद के सवालात हैं वो अपने हैंड रेज़ कर लीजिए। अलबत्ता जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर पिछले हफ़्ते सवाल आया था, वो मैं इतना पूछ लेती हूँ, वो फ़ीड के हवाले से है कि मेरे बच्चे का पेट पता नहीं मेरे दूध से क्यों नहीं भरता, चाहे मैं 1 घंटा भी पिलाती रहूँ। हालाँकि मेरी डाइट में पानी, फल, सब्ज़ियाँ, दालें, गोश्त सब कुछ शामिल है और मैं जंक फूड भी नहीं खाती। हम्म, अच्छा, इसके साथ अगर बच्चे की उम्र भी आ जाती ना तो आसानी हो जाती है। असल में बच्चे जो हैं वो मदर के साथ आप जितनी देर लगाए रखेंगे बच्चे को, उतनी देर ही वो उसके लिए पीना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। और बात सारी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है और अगर वो उसकी बाउल हैबिट्स ठीक है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि उसका दूध पूरा नहीं हो रहा। ये हैबिट हो सकती है कि वो और चाह रहा है। चूंकि बच्चे को पीना आता है, आप उसको कुछ और पिलाएंगे ना, वो पी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसकी भूख नहीं मिट रही। लेकिन अगर उसका वजन नहीं बढ़ रहा या आपको लग रहा है कि और ये बात देखिए, पहले 6 माह की बात है ना, 4 माह तक भी एक्सक्लूसिव फीड हो तो वो, उसके बाद तो हम कुछ ना कुछ उसको ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग अपने बच्चों की साथ साथ उम्र बता दें तो मैं उसको बेहतर तौर पर जवाब दे सकती हूँ। जी। ठीक है, एक सवाल और था जो कि काफ़ी सारे अफराद ने मतलब सेम करके सवाल किया है कि शुरू में अपने दूध के साथ में फार्मूला मिल्क लगाया था तो 1 फीडर सुबह और 1 रात को देती थी, मगर वो बढ़ते-बढ़ते अब 5 फीडर हो गए हैं और मेरा दूध बच्चा 2 से 3 मिनट पीता है और फिर वो रोने लग जाता है, जैसे कि दूध ना आ रहा हो। बाज़ औक़ात मैं चेक भी करती हूँ तो दूध वाक़ई नहीं आ रहा होता और फार्मूला मिल्क हम्म, के अलावा भैंस या गाय का दूध नहीं लगाया जा सकता क्या? वो ये भी पूछना चाह रही थी। अच्छा। अ, चलिए, इसका जवाब जो है ना बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा। अब के अगर बच्चे 1, 2, 3 माह के हैं तो भी फायदा हो सकता है, लेकिन अगर वीनिंग की उम्र में पहुंच गए हैं तो फिर अगले बच्चे की बार पे जिस चीज को आपने बहुत ध्यान से रखना है, सबसे पहली गलती, हम बहुत प्यार से अपने बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, और वो ये होता है कि हम उसको उसके लिए एक फीडिंग बॉटल ले आते हैं। फीडर का निप्पल और माँ का निप्पल दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो मोटा भद्दा सा सख्त सा प्लास्टिक का टुकड़ा है जो हलक में चला जाता है और वहां टिप टिप उसमें से दूध बह रहा होता है, और बच्चा अगर उसको ना निकले तो चोट हो जाए। तो जाहिर है कि वो उसको निकलता है और वो फिर आसानी से आ रहा होता है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता।
माँ के दूध में अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है, और वो ये है कि उसको चूसना पड़ता है ना, उसमें जोर लगाना पड़ता है, और उसमें एक आध मिनट का फर्क होता है जिसमें रिफ्लेक्स में बच्चे दूध उतरता है और फिर तो उतरे ही चला। तो ये बहुत, इसको हम निपल कंफ्यूजन कहते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि अब जो चीज उसने ली है उसको सक करना है या उसको रोकना है, ठीक है। और जब रोकना है तो जो बॉटल का मिल्क है उसको रोक रोक के उसे पीना पड़ रहा होता है, माँ का दूध उसको चूसना होता है, बिल्कुल 180 डिग्री फर्क होता है। अच्छा, जब हम उसको सुबह में एक दफा और एक दफा शाम में लगा देते हैं, तो जिस वक्त आपने उसको बॉटल का दूध दिया, उस वक्त आपने उसको अपना दूध नहीं दिया। इसका मतलब है नेगेटिव फीडबैक गया और आपका दूध बनना उतना कम हो गया। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सहूलत के लिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए कि माँ का दूध बच्चे के लिए 5वें महीने में पैदा होता है, बच्चा जाके कहीं 8वें 9वें 10वें महीने में पैदा होता है। तो दूध तो अल्लाह ताला ने दे दिया होता है, ये हम हमदर्दी में बड़ा जुल्म कर जाते हैं बच्चों के साथ। पहले एक आध दिन के लिए थोड़ा सा कम पॉसिबल है कि हो, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि पूरे 24 घंटों में बच्चे की 5-10 ml से ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अपना बॉडी में बहुत पानी होता है, इसलिए कि वो पानी से आया होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अब जिन्होंने ये कहा है ना, उसका क्वेश्चन का जवाब भी यही है कि ये हिस्सा ले रहे हैं। और जाहिर है जब हमारा नेगेटिव, ये जो हम एक एडवाइस करते हैं ना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपने इसका ख्याल रखना है कि बच्चे को छाती से एक तरफ से इतना अच्छा पिलाते हैं कि आपको लगे कि बिल्कुल खाली हो गया, फिर दूसरी तरफ से पिलाना। जितनी अच्छी इसकी सीना खाली होता है उतना अच्छा भरता है, ठीक है। जितना बर्तन जितना खाली होगा उतना उसकी कैपेसिटी होती है कि उसको और भर दिया जाए। ये बिल्कुल आसान जबान में एक बात है, ठीक है। तो इसलिए अगर फर्ज महाल देने ही की जरूरत पेश आ रही है, बिल्कुल इनिशियल दिनों में जब आप कह रहे थे कि जी एक टाइम जरूरत लग रही थी, उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त उसको चम्मच से पिलाएं, उसको ड्रॉपर से पिला दें, निपल नहीं लगा। बस वो जब जरूरत खत्म हुई तो बात भी खत्म हो गई। हाँ, सारा प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि हम उस जरूरत को इतना लंबा चलाते हैं कि वो बढ़ जाती है और जो असल काम था वो छूटना शुरू हो जाता है। और ये मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रही, 36 साल का एक्सपीरियंस है ना, और आखिरी 13 साल जो टोटल बच्चों के साथ, तो ये हमने अपने हॉस्पिटल में भी, दोनों जहाँ मैं काम करती हूँ, ये चैलेंज की तरह ये बात हुई थी, और हमने पूरा अभी भी चला रहे हैं उसको। इसीलिए हमारा ब्रेस्ट फीडिंग क्लिनिक बहुत अच्छा चलता है, और माएँ भी खुश होती हैं, जिन्होंने छुड़वाया भी होता है ना, वो भी आ आके हमारी बात सुनती हैं और फिर करना भी शुरू कर देती हैं, और कामयाब भी रहता है ये, ठीक है। सो अगले बच्चे पे ये नहीं करना। जी सफा। एक सवाल चैट बॉक्स में से ले लेती हूँ और फिर हम हैंड जिनका रेज हुआ है फिर हम उनका माइक अनम्यूट करवा देंगे। मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत अहम है और ज़्यादातर ख़वातीन का इससे इत्तेफाक भी होगा। ज़ैनब शाहिद साहिबा पूछती हैं कि ये सब चीज़ें एक माँ तो किसी हद तक मैनेज कर लेती है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग जैसे दादा दादी और नाना नानी और इस तरह और रिश्ते, उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो प्यार लाड में बहुत सी चीज़ें सही नहीं कर रहे होते, फूड के हवाले से भी और मैनर्स के हवाले से भी। उनको बुरा ना लगे और एनवायरनमेंट भी ख़राब ना हो, इसको कैसे डील किया जाए? जी, ये सचमुच बहुत अहम सवाल है, ये सचमुच बहुत अहम सवाल है। और ज़ैनब, बात ये है कि इसीलिए सीरत मुबारका का मुतालिया हम करते हैं कि हमें हिकमत सिखाई जाती है ना, कि बुरा भी ना लगे और काम जो है वो ठीक भी हो जाए। तो जब हम ये बात करते हैं कि हजरत शैमा हजरत बीबी हलीमा जो है, उन्होंने दूध पिलाया और उनके साथ मामला थे, तो बस एग्जाम्पल्स हम वहां से लेते हैं। और दूसरा ये कि माँ का दूध सबसे ही अच्छी बात है, तो वो मौका ढूंढते हैं। इनिशियल टाइम में तो फीड आप अपने कमरे में या अपने जहाँ पे भी आप मौजूद हैं वहां कराते हैं ना, तो स्टैब्लिश हो जाती है 2-3 महीने में। उसके बाद ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन फीड के लिए ये इसरार करना कि वो पहले मैं पिला लूं और उसके बाद देखो, 6 महीने तक तो आपने ना कन्विंस ही करना है, या डॉक्टर के पास आ जाते हैं या उनसे कहलवा लेते हैं। और जो मैनरिज्म वाली बात है वो मैं आपको बताऊं कि
कुछ कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ कुछ लाड प्यार की भी इजाजत होती है, इसलिए कि बहुत टेलर मेड किस्म की बातें हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं अमूमन अपने वहां पे तो जरूर उनको बुलाती हूँ जो उनके साथ होते हैं, जो सास हैं, अम्मी हैं, फुप्पो, खाला, जो भी उनके साथ केयर गिवर्स होते हैं, और उनके अब्बा को यानी कि बेबी के फादर को जरूर बुलाती हूँ कि ये फैक्ट्स हैं, और आप अपने जो है वो आपने इनकी मदद करनी है कि अगर कोई और ये चाह रहा है कि कुछ और दे दिया जाए तो आपकी जिम्मेदारी है अपना बच्चा। सो फैमिली को जब आप इन्वॉल्व करते हैं, उनको अहमियत देते हैं, बहुत दफा सचमुच मैं उनकी सास को या उन्हें कहती हूँ कि आपकी वजह से मुझे बड़ी तसल्ली होगी, इसलिए कि आप बड़ी हैं, तो अगर ये कहेगी भी कि कोई और कुछ पिलाना है तो भी जो है वो आप यकीनन इसके साथ देंगे। तो जो जैनब का सवाल है कि बेटे ये थोड़ी सी हिकमत के साथ कुछ चीजें शेयर करने के साथ, कि डॉक्टर साहबा से पूछा था, उन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा, और कुछ चीजें हैं जिनका नुकसान नहीं होता। जरा सा बड़ा बच्चा है, 5-1 महीने का हो गया है, बहुत रो रहा है, कोई कह रहा है इसको कहवा पिला दे, तो आप सौंफ का कहवा पिला के 2 चम्मच उसको दे दे, कोई बात, डॉक्टर नहीं भी कहते होंगे ना, तो भी उसका चूंकि बच्चे को नुकसान नहीं है, इसलिए कुछ कुछ कर लेने में भी हर्ज नहीं होता। लेकिन अपने डॉक्टर के साथ दूध पिलाने के सिलसिले में जो है ना, लाइजॉन जरूर रखनी चाहिए। जी। बुशरा हाशमी साहिबा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। जी, मेरा सवाल ये था कि मेरी बेटी ने जैसे ही सेमी सॉलिड स्टार्ट किए, मैंने उसको देना, उसको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया, और कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने लैक्टुलोज सॉल्यूशन उसको दिया। वो 1 वीक उसको यूज़ करने के बाद अब उसका ये है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर ठीक हो जाता है, 1 दिन स्टूल करती है, फिर नहीं होता है स्टूल, फिर स्टूल पास हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ, मतलब यही हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं क्या करूँ? जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए बात यह है कि जब भी हम दूसरे फूड शुरू करते हैं तो ये पॉसिबल होता है, दूसरा कोई दूध शुरू करते हैं तो भी मुमकिन होता है, उनमें कुछ ग़िज़ाई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से। तो 2 बातें हैं, एक तो ये नोट कीजिए कि आपने क्या नया शुरू किया था, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है? बहुत दफ़ा गाय का दूध शुरू किया होता है या भैंस का, उसकी वजह से हो जाता है, बाज़ औक़ात उसी से डायरिया हो। सो जो प्रॉब्लम आपके बच्चे का हो रहा हो, और एक बात ये है कि विटामिन्स ऐड कर सकते हैं बजाय लैक्टुलोज के, वो तो एक्सट्रीम केसेस में होता है जब आप परगेटिव के तौर पे लेना चाह रहे हो, लेकिन विटामिन्स वगैरह से भी अमूमन टमी लूज रहता है, ठीक है, और वो उसका फायदा भी होता है। तीसरी बात ये है कि जो प्यूरीज वगैरह मैंने आपको बताई ना, कि जो फाइबर वाली चीजें होती हैं, जो सब्जियां या फल होते हैं, खालिस नॉट जूसेस, उसको नरम करके पतला करके आप दें, उन सारी चीजों से ना पेट नरम होता है, तो एडजस्ट फिर कर लेते हैं कि आपके बच्चे को कब किस चीज की जरूरत पेश आती है, और ये पॉसिबल है, मतलब ये मुमकिन है, इसलिए 2-4 बातें सीख लेते हैं इसके मुतालिक ताकि वो बेहतर हो सके। जी। फहमिदा यास्मीन साहिबा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है लेकिन थोड़ा सा ज़रूरी है। एक्चुअली मेरे बेटे को लेरिंगोमलेशिया है, तो अभी वो माशाल्लाह 1 ईयर 4 मंथ का है। तो मुझे सिर्फ ये पूछना था, अक्सर लोग मुझे डराते हैं कि सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, ये है वो है, जो कि पहले 6 मंथ में किया था और काफ़ी मुश्किल टाइम था वो भी, क्योंकि उस टाइम उसका लेरिंगोमलेशिया काफ़ी पीक पे था। तो अभी फिर दोबारा से आ रही है सर्दी, और क्या उसमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी? और क्या लेरिंगोमलेशिया के जो बेबीज़ हैं उनकी वॉकिंग और स्पीकिंग, मतलब जो स्पीच है वो थोड़ी-सी डिले होती है? अच्छा, ऐसा है कि लेरिंगोमलेशिया जो है ना, वो यूजुअली 4 से 6 माह के दौरान ठीक हो जाता है, ठीक है? उसके कुछ सिम्पटम्स होंगे जो आपको उसकी एक साँस लेते हुए एक आवाज़ आती है, या ये ट्रेकियल टग होता है, जो साँस लेने की जगह गर्दन में है, वो अंदर-बाहर हो रही होती है। तो यूजुअली जो है वो सुलाने के लिए उसको किसी करवट सुलाया जाता है, और कैल्शियम और कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं उसको देने के लिए, और अमूमन वो 6 माह पे ठीक हो जाता है। इस वजह से लेरिंगोमलेशिया लंबा नहीं चलता, इतना नहीं लंबा चलता। कोई और रीज़न उसके साथ ना हो
कि अगर किसी डॉक्टर ने आपसे कहा है कि दोबारा होगा तो फिर इट कैन नॉट बी लेरिंगोमलेशिया ओनली, वो कोई और रीजन हो सकता है। अदरवाइज 4 महीने से 6 माह तक में अमूमन बच्चे ठीक हो जाते हैं। जी। चैट बॉक्स में से अक्सा साहिबा पूछती हैं कि मेरी बच्ची को नॉर्मल स्टूल आता है लेकिन उसमें ब्लड भी आता है थोड़ा सा, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? उम्र बता दीजिए। अक्सा साहिबा आप अपनी उम्र भी लिख दीजिएगा। अच्छा, अगले सवाल में सना साहिबा लिखती हैं कि 2 महीने के बच्चे से फीडर से कैसे छुड़ाई जाए और सीने के दूध पे कैसे आदी कराया जाए उसको। पहले अक्सा का जवाब दे देते हैं, उसने 4 साल उम्र बताई है ना। और अक्सा का सवाल क्या था कि ब्लड आ रहा है स्टूल्स, जी। उसमें 2 वजूहात है। अगर तो बुखार है और डायरिया है और ब्लड आ रहा है तो उसका मतलब है कि अक्यूट उसका लूज मोशंस थे और उसको इन्फेक्शन है और उसके लिए दवाई लेनी है। लेकिन अगर नॉर्मल स्टूल्स के साथ फ्रेश ब्लड आ रहा है, ये ड्रॉप्स में ब्लड आता है, अलग ही आता है, या पहले आ जाता है या आखिर में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिप होता है, छोटी सी ग्रोथ होती है बड़े पखाने की जगह पे, और उसके लिए फिर पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाया जाता है और उसकी उसके साथ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, पता चल जाता है कि क्या वजह है। ठीक है, तो बुखार या डायरिया के साथ ब्लड हो तो उसका एंटीबायोटिक से इलाज होता है, और अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मल है और ब्लड आ रहा है, तो उसको फिर पीडियाट्रिक सर्जन को चेक करवाएं कि उसको कोई पॉलिप वगैरह ना हो। फहमीदा यास्मीन ने जो बात की है लेरिंगोमलेशिया के हवाले से, तो अगर सिर्फ लेरिंगोमलेशिया है तो वो अमूमन इवेंटफुल ठीक हो जाता है, उसमें स्पीच वगैरह डिलेड नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे को उसके अलावा भी कोई साथ में प्रॉब्लम है तो फिर वो उस बीमारी के हिसाब से हो सकता है कि उनकी स्पीच डिलेड हो या कुछ हो। और अब 1 साल 2 माह पे तो अभी स्पीच का सिर्फ फोनिक्स ही आई होती है, मामा बाबा, कोई छोटी छोटी बात ही बच्चा कर रहा होता है, तो अभी शायद बहुत ज्यादा आपको परेशानी की जरूरत है इंशाल्लाह। एक तो सवाल ये था कि बच्चों के मसाज यानी मालिश के हवाले से भी गाइडलाइंस दे दें, और इसी के हवाले से दूसरा था वो सवाल चैट बॉक्स में ही है, सख्त हाथों से मालिश कैसी है जिसमें दौरान मालिश बच्चा बहुत शदीद रो रहा हो। अच्छा, अच्छा भाई, कोई भी चीज जिसमें बच्चा रो रहा हो वो तो हम जायज ही करार नहीं देते है ना। तो मालिश जो है ना, वो टेक्निकली स्पीकिंग जब हम छोटे बच्चे जो महीने से शुरू करते हैं उसको फिर बड़ा करते हैं, तो आप एक अपने हाथों पे, दोनों हाथों पे तेल मल लीजिए, जिस चीज का भी आप मसाज करनी, ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, कोई बादाम का तेल है, जो भी आप लेना चाहते हो, और उसके बाद आराम से इतना कि वो सहूलत से फिसल जाए आपके हाथ से उसका बाजू, तो बाजू लीजिए, हाथों की उंगलियां लीजिए, फिर कमर पे, पीछे, आगे, चेहरे पे। फेशियल कराया ना आपने कभी किसी ने, तो बिल्कुल जैसे मूवमेंट नाक के अलोंग होती हैं, थोड़ी से ऊपर तक जाते हैं, माथे पे दोनों तरफ जाते हैं, आंखों के इर्द गिर्द करते हैं, तो बिल्कुल छोटे बच्चे को भी अपनी फिंगर टिप्स के साथ चेहरे पे ऐसे मसाज होता है। सर में चंपी कराई है कभी किसी ने छोटे बच्चे को, उसी तरह अच्छा सा ऑयल लेके करते हैं, बैक पे रबिंग, गोल गोल रब करके, एब्डोमेन में साइडों से आगे ला के, टांग भी दोनों हाथों पे तेल लगाइए और उसको ऐसे जैसे मिल्क करना होता है ना, कि जो ऊपर से नीचे तक छोटी सी तो टांग होती है, तो आपके दोनों हाथों में आती जाती है, और अच्छा सा, स्पेशली सर्दियों में हम बॉडी मसाज जरूर इसलिए कहते हैं कि उसको वो एब्जॉर्ब भी होता है ऑयल, और वो आपका बच्चे को खुराक की तरह काम करता है। जो प्री टर्म बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे या जुड़वा बच्चे या कमजोर बच्चे जो होते हैं, तो उनके मसाज का ये तरीका होता है। और उसके बाद आप टिश्यू पेपर से या किसी मलमल के कपड़े से उसको रिमूव कर लेते हैं। बाजू का माई जो है नहलाने से पहले मसाज कर रही होती है, तो ये सारे तरीके ठीक हैं। और एक एक मसाज और कब किया जाता है कि हमारा ख्याल होता है कि बच्चा जो है ना, उसके पेट में दर्द है, इसलिए उसको पेट पे मसाज करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, या हवा है उसके पेट में, तो ये हमेशा याद रखिए कि बच्चा जो है उसका पेट बहुत नरम जगह है। ठीक है, और जब हम उसके ऊपर मसाज करते हैं और उसको गोल गोल मूवमेंट देते हैं, तो हवा जो है खारिज होती है, इसलिए कि आंत, छोटी आंत में हवा होती है ना, तो वो आराम से जब आप गोल गोल पेट जो मलाइकस है उसके नाफ के इर्द गिर्द आराम से गोल गोल मसाज करें तो हवा खारिज भी होती है। लेकिन उसका असूल क्या है? उसका असूल ये है
कि अपने हाथ पे तेल लगा के बच्चे के पेट पे रख दीजिए, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर तक रखिए, आपके हाथ की उसको आदत हो जाएगी, टेम्परेचर आपका और पेट का एक जैसा हो जाएगा। तो उसके बाद आप उसको गोल गोल में लें। जब आप मूव करना शुरू करें और बच्चा सख्त कर ले पेट को, तो आप हाथ ढीला कर दें, हाथ उठाएं मत, हाथ को ढीला कर दें, जोर नहीं लगाना कि वो भी जोर लगा रहा और आप भी जोर लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। पेशेंस वाला काम है, आराम से कर लें। तो आप छोड़ दें अगर वो जोर लगा रहा है, फिर जैसे ही वो नरम करता है पेट, तो आप आराम से उसको हल्के हल्के गोल गोल घुमाएं। तो कुछ अरसे में बच्चे को आदत हो जाती है, पता चल जाता है कि दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना, और वो आप कर लेते हैं। कभी भी किसी पॉइंट पे रोते धोते बच्चे को मालिश नहीं करने की जरूरत। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, सना साहिबा का सवाल है कि मैं पूरा पढ़ने के बजाय थोड़ा सा वो कर लेती हूँ इसका, कि लोगों के कहने की वजह से मैंने अपने बेबी को सीने से महरूम कर दिया, और अब वो ये चाहती हैं कि वापस से उनका बेबी जो है वो सीने पर आ जाए, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दे, लेकिन उनका जो मिल्क है वो कितनी अब उम्र है? बहुत कम बन रहा कितनी है। उम्र है बच्चे की? एज भी इन्होंने नहीं लिखी। 2 माह, ठीक है। जी, 2 माह। 2 माह में तो बहुत आराम से आ सकता है, बस थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। बात वही है, आप बेशक अभी जो दूसरा दूध या डिब्बे का दूध आप दे रहे थे, आप उसको बॉटल में बनाएं और उसको चम्मच से या ड्रॉपर से पिलाएं। ठीक है, आपने उसको निप्पल नहीं देना, और उसकी जगह हर बार आप अपना सीने से उसको लगा के दूध पिलाएं। तो दूध पिलाने का तरीका भी कुछ होता है, मैंने शायद पिछली बार भी जब हमने वो किया था ना, कि बच्चे को जागना चाहिए, उसे भूख होनी चाहिए, फिर उसको अक्रॉस अपनी गोद में लेने का तरीका, और उसके मुंह में वो लैच जिस तरह करता है कि काला हिस्सा पूरा मुंह में चला जाए, वो घूंट घूंट भरता नजर आता है, बच्चा चूसता ठीक तरह पता चलता है। ये 2-3 बातें हैं जिसका तरीका सीख लेना चाहिए। और बहुत दफा माए जो है ना, वो खुश खुरम 10-15 दिन लगते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना, माँ का दूध आ जाता है। वजह ये है कि दूध का ताल्लुक माँ के जज्बात के साथ। माँ जितना चाहती है कि उसका बच्चा दूध पी ले, वो उतना ये मुमकिन होता है आना। और फिर घर भर का जो सपोर्ट सिस्टम है, उसकी भी अहमियत ये होती है कि जब एक बात कान में पड़ती रहती है कि दूध कम है, ये कर दो वो कर दो, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। मैं तो साथ के घर वालों को अमूमन ये कहती हूँ कि अल्लाह का हुक्म है कि माँ दूध पिलाए, और हम उसको जब कोई और ऑल्टरनेट दे रहे होते हैं और वो बच्चा दूध छोड़ दे, तो आप मुझे बताएं कि उसकी हुक्म और दूली में मेरा और आपका कितना हाथ है। तो हम जिम्मेदार तो हैं कि सपोर्ट करने की बजाय हम उनको किसी दूसरे उस पे इसलिए ला रहे हैं कि बच्चा रो रहा है इसलिए मेरे कानों में आवाज आ रही है या मैं डिस्टर्ब। तो ये चीजें जो है ना, अच्छे अंदाज में, और ये सोचना कि इसका दूध छुड़ाने में मेरा हाथ है, तो मैं अल्लाह के सामने कहाँ खड़ी हूँ, ये बहुत ही अहम बात है। तो उनके लिए जरूरी है, जो मैंने कहा, कि वो जरूर दूसरा दूध दे, ठीक तरह बना के दे, लेकिन निप्पल से नहीं दे, चम्मच से या ड्रॉपर से दे। और मीन वाइल सिर्फ अपना सीना जो है वो उसको पीने के लिए बस वो देना है। ठीक है। फरा नदीम साहिबा पूछ रहे हैं, घरेलू टोटके किस हद तक इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं बच्चों के हवाले से। और इसी के साथ मैं जोड़ देती हूँ जैनब शाहिद साहिबा का सवाल। वो कह रही है कि बच्चों की नाक बिठाना और बच्चों की नाक बनाना और सर बिठाना, ये बातें किस हद तक ठीक हैं। अच्छा, पहला सवाल तो बहुत ओपन एंडेड है, उसका जवाब नहीं है, इसलिए कि आप जो कुछ बात मुझे कहेंगी वो मैं उसका जवाब दे पाऊंगी। जैनब का सवाल जो है उसका भी जवाब है। उसका जवाब ये है कि देखिए, अल्लाह तबारक ताला ने सर में गुंजाइश रखी होती है, एक तालू में जगह होती है, इसलिए कि बच्चे ने पैदा होना होता है, और उस सिलसिले में उसकी हड्डियां एक दूसरे पे ओवरराइड करती हैं, तो बच्चा पैदा हो जाता है, बाद में वो अपनी जगह पे वापस चली जाती है, खुल जाती है। ना कोई ये सारी चीजें दौराने पैदाइश जहाँ पे भी हो। अब देखिए, वो अल्लाह ताला का एक डिवाइन सिस्टम है ना, आप कुछ ना भी करें तो वो उस तरह पलेगा जैसे अल्लाह ने चाहा। सर को जब बना लें, बाल आ जाते हैं, पता नहीं चलता कि पिछला हिस्सा चिपटा है कि सीधा है, और वैसे भी उसको चिपटा करके कोई हम अंदर ब्रेन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, क्या मकसद होता है हमारा, कद 2 इंच लंबा कर रहे होते हैं। सो ये वो सारी चीजें हैं कि जो वो है, इनमें से किसी एक की भी जरूरत नहीं। वो नाक जो चिपटी नजर आ रही होती है, बच्चे बड़े होते हैं, वो ठीक हो जाती है। सब बच्चे अपने कतार में खड़े करके देख रहे हैं, सब
सब शक्ल में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। पहचान तो हो रही होती है बहन भाइयां, लेकिन बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ होती हैं। तो हम जितना अल्लाह ताला के मामले में इंटरफेयर कम करें उतना बेहतर। जी। जज़ाकल्लाह। फरहान नदीम साहिबा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बिल्कुल आ रही है। जी, मैंने घरेलू टोटके का इस हिसाब में यानी पूछा है कि जैसे बच्चों को मोशन लग जाते हैं या वक्ती तौर पे खांसी या रेशे का वो होता है, मामला होता है यानी 6 मंथ के बाद का। तो फिर उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि शहद चटा दिया जाए या थोड़ा कुछ उसमें लहसुन को करके दे दिया जाए बच्चे को। और जैसे सर्दी के लिए है कि जैसे जायफल वगैरह पीस के ज़रा सी बिल्कुल बच्चे को चटा दी जाए। तो क्या ये चीज़ें बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक होती हैं? और इससे ये होता है कि पेरेंट यानी माँ ये सोचती है कि बच्चा ज़्यादा जो है वो मेडिसिन की तरफ ना जाए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ये होता है कि सबसे पहले डॉक्टर्स जो हैं एंटीबायोटिक लिख के देते हैं, तो फिर बच्चे की मेरा ख्याल है हेल्थ के लिए किस हद तक यानी वो फ़ायदेमंद होती है और किस हद तक नुकसानदेह होती है। तो इस हवाले से मुझे था कि घरेलू टोटके यानी ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ता है? देखिए, जो चीजें टोटके में आपको समझ आ रही हैं और आपको उसके असरात का पता है, आप सौंफ देती हैं, पुदीने का पानी देती हैं पेट दर्द के लिए, स्कंजबीन बना देते हैं, नीमकोल की जगह नमक चीनी दूध डाला, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही है और आपको पता है। आपने जायफल का नाम लिया, अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या असर है ना, उसके असरात क्या हैं और उसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैं पुदीने और उस पे तो आपको कह दूंगी कि हाँ, 6 माह के बाद 3-4 चम्मच मिलाने हैं, पानी स्टरलाइज हो जाता है, आपके सामने वो चीज उबल जाती है। पुदीना और जो सौंफ है वो दोनों ही पेट के दर्द में या उसके एलिमेंट्स में पॉजिटिवली अच्छा इफेक्ट रखती हैं, वो दिया जा सकता है। नीमकोल में हम इसी तरह बाइकार्ब मिलाते हैं और पोटेशियम और ये सारी चीजें, तो वो आपकी चीनी नमक और नींबू में मौजूद होती है, सो आप उसको यूं रिप्लेस कर लेते हैं तो ठीक है। लेकिन जिस चीज का मुझे मालूम ना हो, जैसे क्या एक ज़हन से उस मसाले का नाम ही निकल गया जो बड़ा करारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटा सा अजवाइन, है ना। अब मतलब अजवाइन न्यूरोनल इफेक्ट रखती है और उसकी पॉइजनिंग बड़ी ही बुरी होती है, लेकिन सबका ख्याल होता है कि हम बड़े भी तो पेट दर्द में भी खा लेते हैं। बच्चे की डोज का आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि उसको क्या असर होगा और कैसा होगा। तो जिस चीज के बारे में आप इल्म रखती हैं कि इसका यही असर है कि इससे गर्म हो जाएगा, शहद है ना, शहद एक्चुअली क्यों दे देते हैं हम 6 माह के बाद? लोकल शहद इसलिए कि उसमें एंटीबायोटिक की खसूसियत होती है, उसमें एंटीवायरल खसूसियात होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सोजिश को कम करता है। तो बस एक गिवन तादाद मिकदार में, बहुत ज्यादा नहीं, हम चटाने वाले हिसाब से अगर दे दिया जाए एक आध मरतबा तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, ठीक है, इसलिए कि हमें उसकी इन खसूसियात का पता है। लेकिन जिस चीज का पता ना हो उसके ऊपर कमेंट, और माँ बहादुर होके दे दे तो बहुत ही बहादुर माँ है, जिसको पता नहीं किससे क्या होगा और वो दे दे उसको, है ना। और डॉक्टर्स की भी जो बात है, अल्लाह ताला सभी को इल्म और फहम साथ दे। मेरा नहीं ख्याल कि सभी लोग एंटीबायोटिक्स देते होंगे, बहुत सारी सांस की तकलीफें होती है जिसमें इक्का दुक्का बार तो दी जाती है और उसके बाद नहीं दी जाती। हाँ, अगर आप किसी ऐसे ही डॉक्टर के पास जाते, आपकी अब उस पे है कि किसके पास जाते हैं, बच्चों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं या वो जो जनरल फिजिशियन है जिनकी मालूमात जरा कम होती है बच्चों के बारे में, आप अपना बच्चा किसके पास लेके जा रही हैं, तो ये भी डिपेंड, ठीक है जी। समीन खान साहिबा पूछती हैं कि उनका बच्चा 1.5 साल का है और स्टार्ट से ही दिन में 3 से 5 टाइम स्टूल पास करती है, उनकी बेटी है। तो इज इट नॉर्मल? पता भी नहीं चलता कि डायरिया है या नॉर्मल है। नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल। अब देखिए, बच्चा हर बार अगर उसके मुंह में कुछ डाला जाए तो आंतों की हरकत होती है। बाज बच्चे वो पूरी हरकत हो जाती है और वो मोशन पास कर देते हैं, बाज नहीं करते और दिन में एक बार, 2 बार, 2 दिन के बाद ऐसे करते हैं, और बाज दिन में 5-7 बार भी कर लेते हैं। तो अगर बच्चे का वजन ठीक बढ़ रहा है, रैश नहीं हो रहा, सेहत पे जनरली उसका कोई बुरा असर नहीं है, तो ये नॉर्मल है बेटा। अच्छा, एक बात मुझे इजाजत दीजिए कहने की कि
बहुत ज्यादा लोग रोमन इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं लिखते हुए। मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती है जब मैं किसी को ये जबान लिखते हुए देखती हूँ। और आप सारे माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग, क्या मैं और आप इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं कि हमारी अगली आने वाली 1 और 1.5 नस्ल के बाद लोग कुरान पढ़ना भूल जाएं? उर्दू हरूफ तहज्जी और अरबी हरूफ तहज्जी एक जैसी है। इस वजह से जब हम उर्दू अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो अरबी यानी कुरान उन्हें खुद ही पढ़ना आ जाता है। ठीक है, आप में से अगर किसी के पास उर्दू का वो नहीं है कीबोर्ड, उसको डाउनलोड कर लें, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इंग्लिश में लिखते हैं। वो लैंग्वेजेस की तरह लैंग्वेजेस है ना, खुदा के लिए अपनी नस्लों को कुरान से दूर मत कीजिए, हम बहुत बड़े जिम्मेदार होंगे उसमें। तो आप या उर्दू में लिखा कीजिए या इंग्लिश में लिखा कीजिए। कि बीच की जो जबान है ना, टर्की ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, वहाँ कुरान जो है ना बस वही पढ़ता है जो अरबी सीख जाए। उनकी जबान चेंज हो गई, उनका हरूफे जो है वो तहज्जी ही मुख्तलिफ हो गई। जी अगला सवाल। जी अगला सवाल। मिसेस जीशान साहिबा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहिबा, मुझे आपसे थोड़ी सी एक बात ये पूछनी थी जरा सा ऊंचा कि बोलिए प्लीज। मुझे आपसे एक बात ये पूछनी थी कि बेबी जो है वो 5 मंथ्स का है, जी और कभी जैसे उसको फीडर दो या ब्रेस्ट फीड दो तो उसके बाद जो है ना वो मोस्टली वॉमिटिंग कर रहा होता है, कभी बिल्कुल एज इट इज निकाल देता है दूध, कभी फटाफटा, कभी बाजू का बहुत देर तक वॉमिट करता रहता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उससे उसको कुछ वीकनेस हो रही है, हम्म, लेकिन वो वॉमिट बहुत कर रहा होता है कि जैसे कोई भी लेते हुए उसको घबरा रहा होता है कि नहीं ये वॉमिटिंग कर देगा। हम्म, अच्छा ऐसा है। ये भी एक अच्छा सवाल। एक तो ये कि उसकी पोजीशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वो कंफर्टेबली पी रहा है, क्योंकि दूध पीते हुए चाहे बॉटल हो चाहे माँ का दूध हो, थोड़ी सी हवा खाई जाती है ना, हवा भी साथ चली जाती है अंदर, जिसकी वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि इसको डकार जरूर दिलवा लीजिएगा। अब बाज बच्चे जरा ज्यादा एरोफेजिया होता है, हवा ले जाते हैं, और बाज जो है वो जरा कम लेके जाते हैं। तो जिनका भी ये प्रॉब्लम होता है उसमें करना ये है कि आपने जब डिकार दिलवाते हैं ना हम और उसको ऊंचा करते हैं, तो आप देखिए कि फूड पाइप जो है वो एक पाइप है ना जो हमारी खुराक की नाली है, और नीचे मैदा है छोटा सा मुन्ना सा बच्चे का। अब उसमें हवा का बबल भी है और दूध भी है, जब वो बबल ऊपर आने की कोशिश करता है तो कभी वो थोड़ा सा दूध भी उसके ऊपर आ गया होता है, और वो उसको निकालने के चक्कर में वो दूध कभी कभी तो पूरा ही दूध फेंक देते हैं, और कभी थोड़ा सा। और खट्टा दूध का मतलब होता है कि उसको अंदर इतना टाइम मिल गया था कि वो कुछ हजम भी हो गया, और अब वो जो हवा निकालने के चक्कर में वो बबल ऑफ एयर जब निकल रहा था खुराक की नाली से तो उसने वो भी कर लिया। और कभी कभी तो बच्चे एक्चुअली वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनका वजन ठीक बढ़ रहा है और उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उसको बिब लगा लीजिए और अपने कपड़ों की हिफाजत कर लीजिए और प्रॉपर बेकार दिला लें और बहुत फिक्र ना करें। अच्छा अच्छा, किसी ने पानी का पूछा था। अच्छा, बच्चे को बांधने के हवाले से मेरा पूरा नहीं मैं पढ़ पाई। तो देखिए बच्चों को बांधने के हवाले से जो बात है वो ये है कि इट डिपेंड्स। एक तो हमारे कस्टम्स में है बाज इलाकों में कि बच्चे को साफ सुथरा करके और दूध वगैरह पिला के माएँ अच्छा सा रैप कर देती हैं, और उसके बाद प्यारी प्यारी ऊपर से बेल्टों की तरह की चीजों से बांध के उसको लिटा देती हैं और बच्चे आराम से सोए रहते हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ एक तवज्जो की बात यह है कि ऐसा ना हो कि चूंकि वो आराम से है तो आप उसको 6 घंटे खोल के ही ना देखें कि वो कितनी देर से गंदा था और उसी तरह रैश हो जाए और उस बच्चे को नुकसान हो। ठीक है, अदरवाइज बाजू का बच्चों को वो अच्छा लगता है कि वो जी टाई टाई अप होकर तो सो जाते हैं कि अच्छा जी अब सोने का टाइम है। या अदरवाइज बच्चों को जब आप मालिश करते हैं, उनको हाथ पांव मारने की इजाजत देते हैं, तो वो भी एक अच्छा टाइम है। सो बांधने की मैं बहुत ज्यादा मुखालिफ नहीं हूँ, सिवाय इसके कि उसको खोल के जरूर देख लिया जाए कि उसने वो धोने वाला तो नहीं हुआ हुआ, ये कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। जी अच्छा, पानी का जो सवाल है वो ये है कि 10 महीने का बच्चा कितना पानी पिए। जितना उसका जी चाहे ना, आप उसको ऑफर कीजिए। बाज बच्चे बहुत पानी पीते हैं, बाज बच्चे जो है वो दूध से ही उनका गुजारा। 10 महीने में तो हम चूंकि दूसरा सॉलिड्स देने शुरू कर देते हैं ना, तो बच्चे साफ पानी पी सकते, और कोई उस पर पाबंदी नहीं होती, पाबंदी नहीं होती। जी अच्छा, एक अनम अदनान साहिबा कह रही है कि मेरी बेटी 5 महीने की है,
रात को सुकून से नहीं सोती, 5 दफ़ा उठती है, फीड भी सही नहीं करती, गोद में सो जाती है, इसकी क्या वजह है? दिन को भी मर्ज़ी हो तो करती है, नहीं तो खेलती रहती है और मेरा वज़न हाँ। कम नहीं हो रहा। अपना फीड करवाती हूँ, सिर्फ़ घर का खाना खाती हूँ, वो भी कम भी खाया कभी नहीं भी खाया। तो अच्छा। अच्छा, एक बात ये है कि ये जो कुछ आपने कहा ना, ये सारा कुछ नॉर्मल। किसी बच्चे की लंबी-लंबी सोने की आदत होती है। कोई बच्चे जो हैं वो जितनी देर तो गोद में है उतनी देर तो सो जाएँगे, जो आप उन्हें नीचे लेटाएँ तो वो कसमसाना शुरू कर देते हैं और आँखें खोल-खोल के देख रहे होते हैं। तो ये कुछ आते हैं ना, वो खुद से करनी पड़ती हैं। कोशिश करके देख लीजिएगा कि उसको साइड वे पे उसको अच्छा-सा, जब वो सो गई लेपेट के उसके ऊपर, हम तो ऐसा करते थे कि खुद भी उठ के काम करना होता था तो छोटा-सा कोई तकिया रख दिया ताकि उसको लगे कि अम्मा का हाथ ही है ऊपर। लेटरली करवट के बल सुला दिया एक तरफ या दूसरी तरफ, और कुछ-कुछ आवाज़ भी निकालते रहे ताकि बच्चे को ये एहसास हो। उसके बावजूद ज़रा बाज़ बच्चों की गहरी नींद कम होती है, तो जब बड़ी होगी तो आपको बहुत सवाब मिलेगा उसको पालने में। जी। अच्छा, एक सवाल आया है और मेरे ख़्याल से इस पे बात करना भी ज़रूरी है कि कैन अ बेबी वॉच कार्टून? कैन वी गिव एनी म्यूज़िकल टॉय टू अ बेबी? इज़ देयर एनी नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन पर्सनैलिटी ऑफ अ बेबी? अच्छा जी। मेरा ख़्याल है इसके ऊपर आजकल इतने प्रोग्राम हो रहे हैं कि इसके सच होने में तो कोई बात नहीं कि कार्टून में एक तो ये कि आपके अपने बच्चे की क्या उम्र है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पैदा होते ही बच्चा बहुत वो अपने दिमाग के साथ पैदा होता है। आप 1 दिन के बच्चे को और 1 हफ्ते के बच्चे को भी अगर डाँटते हैं तो वो बुरा सा मुँह बनाता है और प्यार से कुछ कहते हैं तो वो मुस्कुराता है। ऐसा है या नहीं? ठीक है? इसका मतलब होता है कि उसके दिमाग को असर होता है, वो असर लेता है और वो रिस्पॉन्ड करता है। और उससे ज़रा-सा बच्चा जो है वो थोड़ा-सा और जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, फिर तो वो आपको रिएक्ट भी करता है ना, वो फिर आपसे माँगता भी है चीज़ें, या अगर आप नहीं देते तो वो नाराज़ भी होता है आपसे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें असर डालती हैं। तो क्या फ़ी ज़माना ये पॉसिबल है कि हम उन्हें बिल्कुल इससे दूर रखें? ये उस वक़्त पॉसिबल है जब जब तक वो बच्चा आपके पास यूँ है कि किसी और का इंटरफेरेंस नहीं है। तो जितना मुमकिन है, वजह ये है कि हम कार्टून क्यों देते हैं, क्योंकि हम उसको खुद अपना वक़्त नहीं दे सकते थे। उस वक़्त जब ये कार्टून्स और ये टीवी और ये नहीं थे तो माएँ थीं और बच्चे थे। तो फिर उस वक़्त क्या चीज़ें एंगेज करती थी, एक स्टील का ग्लास और उसमें एक चम्मच डाल के दे देते थे, उससे आवाज़ें निकलती थी, एक लकड़ी के खिलौने होते थे, वगैरह-वगैरह। या माएँ खुद होती थीं, है ना? तो ये हमने रिप्लेस जब की हैं चीज़ें तो उसपे हमें गौर भी करना चाहिए कि रिप्लेसमेंट में हमें नुकसान कहाँ पे हो गया। वजह ये है कि कार्टून लगा के हम भी बेफ़िक्र हो जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि बच्चा क्या से क्या देखता है और फिर वो क्यों इतनी जनरेशन होशियार हो गई है। वो सारी बातें उन्हें पता हैं जो हम बड़े होके भी शर्माते थे कि मैं ये बात बताऊँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पीयर प्रेशर एक चीज़ है कि ये ज़रा बड़े होंगे तो इनको क्या पता और क्या नहीं पता होगा, और दूसरा ये बड़ा खतरनाक है इसलिए कि बच्चों को बहुत कुछ पता है। वायलेंस बच्चों में आ जाता है इसलिए कि कार्टून्स में वायलेंस होता है। वो बहुत रोमांटिक वो बातें भी कर जाते हैं छोटे-छोटे बच्चे जो उनके करने की या समझने ही की नहीं होती, लेकिन वो अब समझ के साथ वो बहुत नन्ही उम्रों में ये सब कुछ कर जाते हैं। So we are exposing them to a very harmful environment. हाँ, उसमें कुछ लोगों ने फिर ये किया कि चूँकि हम मीडिया से बाहर नहीं हो सकते तो उन्होंने उसको मुस्लिम फैमिलीज़ के कार्टून्स या उसमें कर दिया। लेकिन आप देखेंगे उसको भी एट पार करने के लिए उसमें भी बहुत म्यूज़िक का इस्तेमाल होता है। तो ढूँढनी पड़ेंगी चीज़ें और या क्रिएट करनी पड़ेंगी चीज़ें। हम आप यहाँ बैठे भी बहुत सारे लोग हो सकता है कि उन्होंने मीडिया साइंसेज़ में कुछ किया हो या वो इस काबिल हो कि छोटी-छोटी चीज़ें बना सक रहे हों, एंगेज कर सक रहे हों। एक-दूसरों के साथ बच्चों को भेजना-लाना ये भी कम हो गया ना। किसी के घर आना-जाना, टाइम नहीं है कि बच्चों की इंटरैक्शन कम है। तो इस वजह से ये एक बहुत ही लंबा मेरा ख़्याल है सवाल और जवाब है। इस पे सीरियसली सोचना चाहिए और माँओं को अलग-अलग भी अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए और कलेक्टिवली भी होनी चाहिए। जी। हम 5:30 तक का टाइम था जिससे कि हमारे 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। सवालात तो बेतहाशा हैं और ये चलते ही रहेंगे।
जिसके लिए हमारे पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है और इंशाल्लाह बाकी सवालात हम वहाँ पर ले लेंगे और डॉक्टर साहिबा से पर्सनल पे पूछ के आप सबको आपके जवाबात वहाँ दे दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा डॉक्टर साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने नौमौलूद से लेकर के बिल्कुल पैदाइश से लेकर के फिर नौमौलूद और फिर टॉडलर्स तक की उम्र तक के बच्चे के जो मसाइल थे उन सबको बहुत अच्छे से कवर किया। साथ ही क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें ख़वातीन के अपने ज़ाती मसला बता करके जो जवाब लिया जाता है उसकी फिर एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी तमाम हमारे जो साथी बहनें हैं उन सबको गुजरवाया। जज़ाकल्लाह आपने अपने बहुत ज़्यादा कीमती वक्त में से हमारे लिए ये 2 दिन निकाले और इसमें से जो भी हमारी बहनों के सवालात थे उनके भरपूर जवाब दिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।